नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद में लाइक भी करें। आज का अपना टॉपिक है प्रशांत महासागर की धाराएं, क्योंकि महासागरीय धाराएं टॉपिक चल रहा है और उसका पार्ट 2 है ये प्रशांत महासागर की धाराएं। लेकिन प्रशांत महासागर की धाराएं देखने से पहले हम प्रशांत महासागर के चारों ओर जो परिप्रशांत क्षेत्र हैं उनको अच्छी तरह जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एरिया बता रहा हूँ, जरा कंसंट्रेट होकर के इसको देखें। यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है और ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप का है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा हिस्सा? अलास्का, ये अलास्का का भाग है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये एशिया का हिस्सा है, एशिया में भी रूस का हिस्सा है। और यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच में यदि एक जल संधि की बात करें तो वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, बेरिंग जल संधि। इससे थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये है कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। और यदि इससे थोड़ा नीचे है तो यहाँ पर ये वाला है सखालीन, इससे थोड़ा नीचे आए यहाँ पर ये चार आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं। ये जापान है, जापान में उत्तर से दक्षिण चार द्वीप की बात करें तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और ये बीच में जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये शिकोकु है। तो ये चार द्वीप हैं। और यहाँ बात करें ये वाला हिस्सा तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का हिस्सा आ गया, ये चीन का हिस्सा आ गया। यहाँ पर बात करें तो ये ताइवान आ गया और ये बात करें तो फिलीपींस का हिस्सा आ गया। और यहाँ पर यदि देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ देखें तो ये वाला दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का ये जो हिस्सा है ये है पेरू चिली का हिस्सा। और यदि हम यहाँ देखें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका यूएसए का हिस्सा है कैलिफोर्निया। अब इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से हम महासागरीय धाराओं को जानेंगे। ये जो मैंने बीच की एक लाइन खींची है ये मैंने विषुवत रेखा बनाई है और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वो जगह है जहां से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। उत्तरी क्षेत्र में देखें, उत्तरी गोलार्ध में देखें तो हमेशा जो धारा चलेगी वो क्लॉकवाइज चलेगी और दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो वो धारा कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो हम यहाँ से धाराओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्र के उत्तर में चलने वाली धारा कौन सी है? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ कौन सी चलेगी? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। यहाँ कौन सी है? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है उसको यहाँ से जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवनों से इसको गति मिलेगी, आगे व्यापारिक पवनों से गति मिलेगी और ये आगे की तरफ स्लाइड होगी। और एक यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा चलती है वो भी इसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये धारा आगे फिलीपींस तक पहुंचती है। फिलीपींस के बाद में ये उत्तरवर्ती हो जाती है, मतलब इसका मुख किस तरफ हो गया है? उत्तर की ओर हो गया है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म है। अब यहां से जो धारा स्टार्ट होती है उसका नाम है क्यूरोशिवो। बहुत इंपॉर्टेंट धारा ये क्यूरोशिवो और ये गर्म जल धारा है। क्यूरोशिवो का एक भाग यहाँ जापान के नजदीक से निकलता है जिसको क्या कहते हैं? सुशिमा की धारा। सुशिमा की धारा भी क्या है? गर्म है। और गल्फ
गल्फ स्ट्रीम की भांति, जैसे अंध महासागर में गल्फ स्ट्रीम चलती है उसकी भांति ही क्यूरोशिवो रिएक्ट करती है, इसलिए क्यूरोशिवो की धारा को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम है। क्यूरोशिवो को प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम बता रहा हूं। क्यूरोशिवो क्या है? प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम है। अब यहां ध्यान देना कि इस तरफ यहां पर अल्यूशन द्वीप समूह है और यहां पर क्यूराइल द्वीप समूह है। ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि से यहां पर दक्षिण की ओर एक धारा चलती है। यहां पर क्यूरिल द्वीप समूह की धारा इसमें मिलती है, दोनों ही ठंडी है और दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? आयोशिवो की धारा। आयोशिवो की धारा, आयोशिवो की धारा। इसका दूसरा नाम क्या है कि यहां से चल रही है तो इसको क्यूराइल भी कह देते हैं, क्योंकि क्यूरिल द्वीप समूह से चल रही है तो क्यूराइल धारा भी कह देते हैं। क्यूराइल धारा ये भी ठंडी है, क्यूराइल धारा ये भी ठंडी है, आयोशिवो भी ठंडी है। और यहां दक्षिण से कौन सी आ रही है? क्यूरोशिवो। तो क्यूरोशिवो और आयोशिवो यहां इस जगह जापान के उत्तर में यहां पर आपस में मिलती है। एक आयोशिवो जो है वो ठंडी है, दूसरी क्यूरोशिवो है वो गर्म है। गर्म और ठंडी धारा आपस में मिलेगी तो यहाँ पर घना कोहरा उत्पन्न होगा और घना कोहरा उत्पन्न होने से वो प्लैंकटन आएंगे। प्लैंकटन आने से वो मछलियों का भोजन होता है, मछलियां इस तरफ आती है तो ये बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है मत्स्य उत्पादन का। यही कारण है कि चीन और जापान विश्व के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। कौन कौन सी धारा के कारण? क्यूरोशिवो गर्म धारा के कारण और आयोशिवो ठंडी धारा के अनुसार। ये सेम वैसा ही हो रहा है जैसे अंध महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की धारा से होता है, इसलिए क्यूरोशिवो को क्या कहा है? प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम और आयोशिवो को क्या कह दिया? प्रशांत महासागर की लैब्राडोर। अब ये धारा जो क्यूरोशिवो है, ये क्यूरोशिवो की एक धारा यहाँ अलास्का के दक्षिण में आती है, गर्म ही है, अलास्का के दक्षिण में आती है। और एक धारा यहाँ से वापस मुड़ करके यहाँ ठंडी धारा के रूप में कैलिफोर्निया के तट के पास से गुजरती है। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा कैसी हो गई है? ठंडी हो गई है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है और कैलिफोर्निया की धारा आगे जाकर के किस में मिल जाती है? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में मिल जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना, ठंडी और गर्म धारा के रूप में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तर विषुवतरेखीय धारा गर्म है, क्यूरोशिवो की धारा गर्म है, सुशिमा की धारा गर्म है, आयोशिवो की धारा ठंडी है, क्यूराइल धारा ठंडी है, कैलिफोर्निया धारा ठंडी है, अलास्का गर्म जल धारा है। अब बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखिए दक्षिण विषुवतरेखीय धारा विषुवतरेखीय क्षेत्र में है तो ये गर्म ही है। ये धारा जब ऑस्ट्रेलिया के निकट से निकलती है, अब ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तट है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कह देते हैं। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी होती है? गर्म होती है। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है क्योंकि जब हिंद महासागर पढ़ेंगे तो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से भी एक धारा चलेगी जो कि ठंडी होती है। लेकिन अब इसमें कौन सी पढ़ रहे हैं? हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा पढ़ रहे हैं जो कि कौन सी है? गर्म जल धारा है। और ये आगे बढ़ती है किस प्रवाह के साथ में? पछुआ प्रवाह के साथ में। और पछुआ प्रवाह कैसा होता है? ठंडा होता है। पछुआ प्रवाह के साथ ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई कहां? जो दक्षिणी अमेरिका का तट है, कौन सा? पेरू चिली वाला, पेरू चिली तट के सहारे यूं उत्तरवर्ती हो जाती है और उत्तरवर्ती होती है ये ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। और ये आगे बढ़ करके कहां मिल गई? दक्षिण विषुवतरेखीय धारा में मिल गई है। अब ये पेरू की धारा कहलाती है, पेरू के तट से नजदीक से गुजर रही है तो
तो इसको क्या कहते हैं, पेरू की धारा। और पेरू की धारा की खोज किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी, इसलिए पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कह देते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें ठंडी और गर्म का फिर कंक्लूजन निकाल देते हैं। दक्षिण विषुवतरीय धारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है, पछुआ प्रवाह ठंडा होता है, पेरू की धारा ठंडी है। ये तो थी बड़ी सामान्य सी बात, लेकिन ये प्रशांत महासागर का जो वर्णन है, इसमें से भारतीय मानसून के संदर्भ में भी सवाल पूछा जाता है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, देखें ये उत्तरी विषुवतरीय धारा और दक्षिण विषुवतरीय धारा के बीच में, दक्षिण विषुवतरीय धारा के बीच में यहां से ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा भाग आ गया, एशिया का जो द्वीप समूह कौन कौन से, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तो ये सारा क्या है, ऊंचा भाग है, मतलब समुद्र तल के नजदीक है, और कुछ भाग ऊपर उठे हैं जो छोटे छोटे द्वीप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से ये धारा के बीच का जो मध्यवर्ती भाग है, यहां से टकरा करके वापिस यूं वापिस प्रति विषुवतरीय धारा के रूप में चल पड़ता है। और जब प्रति विषुवतरीय धारा यहाँ इसके पेरू तट के नजदीक से चलती है, तो ये जो पेरू की धारा है, इसका खिंचाव किस ओर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया, और पेरू तट के नजदीक से कौन सी धारा चलने लगी, जो प्रति विषुवतरीय धारा है। और प्रति विषुवतरीय धारा गर्म होती है, जो पेरू का तट पेरू की धारा की वजह से ठंडा रहना चाहिए था, वो ठंडा नहीं होता है। किस वजह से, प्रति विषुवतरीय धारा की वजह से। अब इसकी तीन कंडीशन है, प्रति विषुवतरीय धारा की तीन कंडीशन है। तीनों कंडीशन कौन सी है, ध्यान देना कि जब प्रति विषुवतरीय धारा कठोर हो या स्ट्रॉन्ग हो, सुदृढ़ हो, तब क्या होता है, तब ये पेरू के तट को, पेरू तट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, भयानक गर्म हो जाएगा। और गर्म होते ही तापमान बढ़ते ही क्या हो गया, यहाँ पर वायुदाब कैसा हो गया, निम्न वायुदाब हो गया। इसी सेम स्थिति में भारत में भी क्या होता है, भारत में भी तापमान उच्च होता है, उच्च होने की वजह से वो भी क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। लेकिन इस स्थिति में भारत में मानसून आने का समय भी होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्योंकि इस समय क्या है, यहां से मानसून, क्योंकि ये वाला हिंद महासागर का एरिया हो गया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, हिंद महासागर का, जहां से मानसून उत्पन्न होता है, भारत की तरफ क्या करके लेकर जाता है, जल लेकर के जाता है मानसून पहुंचने। तो ये वाला जो उच्च वायुदाब का केंद्र है, ये एक तो निम्न वायुदाब केंद्र कौन सा, भारत के संपर्क में आएगा, और दूसरा इस वाले के संपर्क में आएगा। तो यहाँ की जो मानसून पवने हैं जो उत्पन्न होने वाली है, कुछ इस तरफ स्लाइड हो जाएंगी और कुछ भारत की इस तरफ स्लाइड हो जाएंगे। ऐसे में भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अब देखना, कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। मतलब क्या हुआ कि जब प्रति विषुवतरीय धारा कठोर होगी या सुदृढ़ होगी, तो पेरू तट गर्म होगा। पेरू तट गर्म होने से भारत का मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इस घटना को क्या कह देते हैं, अल नीनो कह देते हैं, अल नीनो। अब ध्यान रखना, अल नीनो से भारतीय मानसून कमजोर होता है, और इस घटना को क्या कह देते हैं, यीशु शिशु भी कहा जाता है। इसको अल नीनो को यीशु शिशु भी कहा जाता है। यदि प्रति विषुवतरीय धारा सामान्य हो तो यहाँ पर सामान्य स्थिति रहती है, ना मानसून पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना कम। यदि ये प्रति विषुवतरीय धारा कमजोर हो जाए, तब क्या होगा, प्रति विषुवतरीय धारा जब कमजोर हो जाएगी तो पेरू तट के नजदीक क्या हो जाएगा, वो पेरू की धारा चलने लगेगी। पेरू की धारा चलने लगेगी क्योंकि कमजोर कौन सी है, प्रति विषुवतरीय धारा। प्रति विषुवतरीय धारा कमजोर है, पेरू की धारा सुदृढ़ हो जाएगी, पेरू तट के नजदीक से जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, पेरू तट का तापमान कम हो जाएगा और वायुदाब का ज्यादा हो जाएगा।
अब देखना इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में भारत निम्न वायुदाब का केंद्र है, उच्च वायुदाब का केंद्र कौन सा, हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, और दूसरा उच्च वायुदाब का केंद्र कौन सा, पेरू तट। तो अब उच्च वायुदाब के केंद्र कौन से हो गए, दो हो गए। निम्न वायुदाब का केंद्र कौन सा, भारत है। तो इस वजह से भारत में मानसून मजबूत आता है। इसका मतलब कि प्रति विषुवत रेखीय धारा यदि कमजोर हो जाए तो भारत में मानसून क्या आता है, मजबूत आता है, और इसको कह देते हैं ला निन्नो। ला निन्नो, ला निन्नो की घटना, और ला निन्नो से भारतीय मानसून क्या होता है, मजबूत होता है। ला निन्नो को यीशु शिशु की छोटी बहन भी कहा जाता है। यीशु शिशु की छोटी बहन भी कहा जाता है, छोटी बहन। तो ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि अल नीनो से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो से भारतीय मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। ला नीनो से भारतीय मानसून मजबूत होता है। ला नीनो से भारतीय मानसून मजबूत है। अल नीनो प्रशांत महासागर की, और प्रशांत महासागर का भी कौन सा भाग, दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। और यदि अल नीनो की बात करें तो, और ला नीनो क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दो इसको और शेयर भी कर दो।